अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे होंगे। सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़ी। मैंने गलती से पार्ट 1 की जगह साहा इक्वेशन अगेन अपलोड कर दी थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने गलत वीडियो अपलोड कर दी हुई है, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो आज मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करने लगी हूँ आपके लिए और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ये हम लोग पिछली वीडियो में जहाँ हमने साहा इक्वेशन की थी वहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूव किया था कि रूम टेम्परेचर पे प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपने वहाँ पर सारा देख लिया होगा। इससे आगे हम अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ओके, अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वहाँ उन्होंने हमें क्या कहा है कि डेंसिटी को कैलकुलेट करें और उन्होंने हमें बता दिया है टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। ठीक है, अब उन्होंने जो हमें चीज़ दी है वो निकालने को कहा है कि पर मीटर क्यूब के यूनिट्स में हमने डेंसिटी को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है ऑफ किसी भी गैस का, उस पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 × 10⁻23 होते हैं हर पार्टिकल के, और वो जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं हमारे पास वो 22.4 लीटर्स होती है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें मीटर क्यूब की क्वान्टिटी में तो ये होता है 22.4 2.24 × 10⁻² मीटर क्यूब। अब इसका मीटर क्यूब मैं यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें पर मीटर क्यूब में अपना आंसर चाहिए था। सिंपली हमने क्या किया है कि डेंसिटी निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को डिवाइड किया है जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुटिंग करने के बाद हमारी ये पर मीटर क्यूब की डेंसिटी आ गई है। इसी तरह हमें नेक्स्ट उसमें कहा है कि अगर हमारे पास वैक्यूम में प्रेशर जो है वो 10⁻³ टॉर है। टॉर की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि 1 टॉर जो है वो 1 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास प्रेशर 1 टॉर है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम लोग यूजुअली रूम टेम्परेचर ही ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें कहा है कि आप निकाल लें डेंसिटी। ठीक है, और उसने यहाँ पे क्या कहा है कि 10⁻³ टॉर जो है वो 1 म्यू के इक्वल है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें प्रेशर दिया हुआ है, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन PV = nRT। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सेट कर लिया है अपने हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए। N/V हमने एक साइड पे कर लिया है जिसको हमने डेंसिटी के इक्वल ऊपर लिया था। ठीक है, उसी चीज़ को हमने अलग किया। अब हमने जो फर्स्ट वाले पार्ट में निकाली है और जो सेकंड में निकालनी है उनको कंपेयर कर लेंगे। ये हमारी वो है जो हमें अभी निकालनी है और ये वो है जो हमारी पार्ट 1 में थी। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या किया है, इनकी रेशो कर लें या इनको हमने डिवाइड कर लिया आपस में। इनको जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास R से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, R हमें पता है कि कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ रह गई हैं जो हमारे पास पहले गिवन है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इस फार्मूले को रीअरेंज करके अपनी एग्जैक्ट चीज़ के हवाले से लिख लिया है। अब यहाँ जो एक चीज़ मैंने नोट्स में मेंशन नहीं की लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे केल्विन में यूज़ होगा क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन में होता है। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 की वैल्यू पुट की है, हमारे प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, दोनों दफ़ा जो हमें गिवन थी, और हमारे टेम्परेचर्स की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री था तो इसलिए 273 केल्विन, और यहाँ पे उसमें 20 प्लस कर ले क्योंकि हमारा 20 डिग्री पे आ रहा था। तो ये हमारे पास हमारी जो है डेंसिटी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ड्राइव करना है द कांस्टेंट A फॉर अ नॉर्मलाइज्ड डायमेंशनल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक नॉर्मलाइज्ड जो है ना वो कांस्टेंट ड्राइव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उन्होंने आगे दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें हमें कहा है कि इसको यूज़ करते हुए जो है हम लोग अपना कांस्टेंट A डिटरमिन कर लें। अब हम लोगों के पास जो सबसे पहले है f(u) वो किसके इक्वल है, A एक्सपोनेंट -mu²/2 kBt। ये मैंने अब कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है हमने अपने क्वेश्चन में से। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन में उन्होंने बताया कि ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, जब हमें पता है कि ये लिमिट्स -∞ to ∞ में इसका आंसर 1 आएगा तो हमें कांस्टेंट A निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कर लेना है। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया कि हमने अल्फ़ा ले लिया इन सारे कांस्टेंट्स के इक्वल। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एक जनरलाइज नेम दे सकते हैं।
आगे ये हम लोगों ने इसको देखा कि हमारे पास ये गॉसियन इंटीग्रल बन रहा है। वो किस तरह कि अगर हमारे पास ये वाली चीज़ देखें हम a एक्सपोनेंट माइनस, अब इन सारे कांस्टेंट्स की जगह जब हमने लगा दिया अल्फ़ा तो वो म्यू स्क्वायर, तो हमें एक जनरलाइज सी शेप नज़र आने लगी। तो हमें नज़र आया कि ये एक गॉसियन इंटीग्रल है और गॉसियन इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर हमेशा पाई बाय अल्फ़ा आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में पाई बाय अल्फ़ा में अल्फ़ा की वैल्यू ऐड कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू जब हमने बैक सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी इसकी। उससे हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो हमारा कांस्टेंट a है वो आ जाएगा √2 पाई kBt/m, और यही इसकी हमारी जो वैल्यू है जो हमें डिटरमिन करनी थी वो आ गया। तो हमारा यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगर अब हम अपना ये 1.3 क्वेश्चन देखें तो इसमें इन्होंने हमें काफ़ी सारे वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसके लिए हमें लैम्डा डी फाइंड आउट करने को कहा है और साथ प्लॉटिंग के लिए कहा है। प्लॉटिंग की तरफ हम नहीं जा रहे इस वक्त, हमारा जो मेन काम है वो हम लैम्डा डी की ही कैलकुलेशन करेंगे। लैम्डा डी के लिए हमारे पास 2-3 मुख्तलिफ़ तरह के फार्मूलाज हैं और एन डी के लिए भी हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है वो यूज़ करेंगे। मैं सिर्फ इसका एक ही यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, तो उसी को मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास जब फ्यूजन रिएक्टर है और हमारे पास एन की वैल्यू और केबीटी की वैल्यू है तो हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली लैम्डा डी की, जो हमारे पास फार्मूलाज गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट सूटेबल था हमने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा डी का। इसी तरह जो एन डी का हमारे पास फार्मूला एक ही है, उसी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी के जो सारे पार्ट्स हैं वो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे और इसके लिए जस्ट आपको अपना कैलकुलेटर खोलना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। तो आई होप कोई भी मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई अगर मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो उसमें देखें हमें कहा है कि हमें प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और हमें उन्होंने यूनिट्स भी बता दी हैं किन यूनिट्स में निकालना है। आगे उन्होंने हमें सारी वैल्यूज़ भी दे दी हैं हर चीज़ की। सिंपली हम अपनी क्या करेंगे, गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब गैस इक्वेशन में एक यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि हमारे पास दो टेम्परेचर यानी ये जो KBTE और KBTI दो टेम्परेचर्स के साथ हमें ये वैल्यूज़ गिवन है और दोनों इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को लेकर चलना है, तो इसलिए हम जो हमारा T है उसको जनरल सिर्फ T नहीं लेंगे बल्कि उसमें इनिशियल और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों को लेकर चलेंगे। जब हम आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों को लेकर चलेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ क्या होगा, ये क्या हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इन दोनों को ले लिया, तो अब दोनों की वैल्यू चूँकि सेम है तो दोनों को प्लस करके हमारे पास 20-20-40 हो जाएगा। सिंपली अपने n की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से डालेंगे और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास चूँकि जो यूनिट्स थे उसकी वजह से हमारा आंसर आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने चेंज करना है टन्स में। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक हमारे पास 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर है वो 64 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें चाहिए टन्स पर फीट स्क्वायर में। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक और कन्वर्जन जो हम यूज़ करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 14.7 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। इसमें अब आगे फिर हम लोग मज़ीद अपनी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग अपना जो पाउंड्स पर इंच स्क्वायर है उसको कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर टन्स पर फीट स्क्वायर। ये सारी कन्वर्जन्स आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ ये है कि आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में या किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, और फिर इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी और भी कन्वर्जन्स होती हैं। आप लोग यूजुअली अपने मैथ्स फिज़िक्स में ये करते होंगे, तो उसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा कि इन जो अनयूजुअल सी हमारे पास थोड़ी सी कन्वर्जन्स आ जाती हैं उनको किस तरह से करना है और कैसे याद रखना है। कोई ट्रिक, कोई जो शॉर्टकट अगर आपको आता है तो आप इसके साथ वो एसोसिएट करके इसको याद रख सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उन्होंने हमें आगे एक इक्वेशन दी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, इन अ स्ट्रिक्टली स्टेडी स्टेट सिचुएशन
स्टेडी स्टेट सिचुएशन है, हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं बोल्ट्जमैन रिलेशन में, ठीक है। हमारे पास जो डेंसिटी है वो एन जे इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू आई फाई बाई के बी टी जे है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा इनफाइनाइट ट्रांसपेरेंट ग्रिड है। उसका केस है कि हमारे पास अगर पोटेंशियल फाई है तो हमें शो करना है कि शील्डिंग डिस्टेंस जो है लैम्डा डी वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एक और चीज़ उन्होंने हमें ये कहा है कि ये कहना हमें शो करना है या ये प्रूव करना है कि लैम्डा डी जो है वो डिटरमिन कैसे किया जा रहा है, टेम्परेचर ऑफ कोल्डर स्पीशीज़ के थ्रू, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, ट्रांसपेरेंट ग्रिड है, ठीक है, चार्ज है और उसका पोटेंशियल फाई है। हम लोगों ने फाई का क्या किया, अपना डिटरमिन ले लिया, डी बाई डी टी डी स्क्वेयर फाई बाई डी टी स्क्वेयर, जो हमारे पास ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। बेसिक इक्वेशन इस चैप्टर में बहुत दफ़ा इसमें यूज़ की है। इसी तरह हमने अपनी आयंस की डेंसिटी लिख ली, ठीक है। अपने यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डेंसिटी आ जाएगी एन इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट केस है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे पहले आयंस का ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ले रहे हैं, ठीक है। और आगे हमने क्या किया, सिंपली इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की। हम लोग अपने ये जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की साइंस आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन का केस होगा तो चूँकि माइनस ई है तो यहाँ पे प्लस ई फाई हो जाता है, जबकि आयंस के केस में ये माइनस ही रहता है क्योंकि आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका आप अपना डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। ये हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख दिया, डेरिवेटिव लिया अंदर, और सिंपल आगे हमने क्या करना है, चूँकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इस तरीके से हम इसको कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास इसके लिए सीरीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। टेलर सीरीज़ आप लोग अपनी एफएससी में पढ़ चुके होंगे। सिंपली अपनी टेलर सीरीज़ अप्लाई करें। अगर आप लोगों को टेलर सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह टेलर सीरीज़ के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास टेलर सीरीज़ के लिए जो कंडीशन है वो ये है, ई फाई बाई के बी टी जे जो है वो मच लेस दैन 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आगे की वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा होती जाएगी, मतलब 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जो हमारी ये चीज़ है, ये चूँकि पहले ही लेस दैन 1 है, तो स्क्वायर लेने की वजह से या क्यूब लेने की वजह से इसकी पावर जैसे इंक्रीज़ होगी तो ये वैल्यू मज़ीद छोटी होती जाएगी। तो हम लोग इसलिए आगे की वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे, उनको अप्रॉक्सीमेटली क्या कह देंगे कि वो इक्वल्स टू 0 है। अब जब हमने ये कर दिया तो हमारे पास ये 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास जब ये ऐड हो गए तो अब इसको हम लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऐड अप होके 2 बाई के बी टी ई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो डायमेंशंस को यूज़ अगर हम अपना करें तो हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को हमने डायमेंशनली क्या प्रूव किया था कि वो लैम्डा डी स्क्वायर है। ये आपकी बुक में मौजूद हैं ये सारी बातें, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं अगर किसी को ये बातें भूली हुई हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी जगह हम लैम्डा डी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करने की एक बड़ी वजह यही है कि हमें इस 5 को कैंसिल करना है और लैम्डा डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हम अब जो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है वैसे ही रहेगा तो इस 5 को हम यहाँ से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो हमने इसको डायमेंशनली इसको हमने सॉल्व किया है। अब आगे हमारे पास यहाँ से 5 निकल गया। अब हमारे पास लैम्डा डी स्क्वायर, सिंपली क्या होगा, हमें इसको इन्वर्स लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास लैम्डा डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास लैम्डा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो सिचुएशन है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर ऑफ आयंस जो है वो मच लेस दैन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो लैम्डा डी हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, क्योंकि टी आई जब मच लेस दैन टी ई होगा तो हम इसको कह देंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो गया है, तो लैम्डा डी इसके इक्वल बच रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ क्या कहा है कि के बी टी ई टेंड्स टू 0, ठीक है, अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जब ये 1 बाय के बी टी ई 0 है तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से कि हमने टी आई का टेम्परेचर बहुत बड़ा ले लिया। सॉरी, मैं पीछे गलत बोल गई कि हमने टी आई का जब ज़्यादा लिया तो के बी टी ई को हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया,
TI का। और जब हम TE को बहुत ज़्यादा लेंगे TI से तो हमारे पास यहाँ पे TI वाली चीज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगी, तो वो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। अब जनरली हमारे पास क्या होता है कि आयंस बहुत स्लो मूव करते हैं। उसकी वजह क्या होती है हमारे पास आयंस के स्लो मूव करने की, कि आयंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 1836 टाइम जो है हमारा प्रोटॉन मैस में ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास जितना बड़ा हमारे पास कोई भी एटम होगा और उसका आयन उतना ही हैवी होता जाएगा, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और उस सब की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्डिंग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा होती है। तो लैम्डा डी जो है वो डिपेंड्स कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे। तो हमारे पास जो TI है वो मच ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन TI होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयंस। और यही हमारा यूजुअल केस था जो हमें इस क्वेश्चन में एंड पे फाइंड आउट करना था। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन मैं पीछे स्किप कर गई थी क्योंकि मैंने ये सॉल्व थोड़ा आगे किया हुआ था, तो इस वजह से ये स्किप हो गया। यहाँ पे हमने 2D डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। हम यूजुअली जो काम करते हैं वो एक ही इंटेग्रल होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इंटेग्रल्स आएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं, इसको यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 1.2 सॉल्व किया था। सारा प्रोसीजर तकरीबन वही है, सिर्फ ये है कि हमारे पास एक इंटेग्रल ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास ये f(u) है, ये उसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। हम क्या करेंगे कि सपोज़ कर लेंगे 1/h², उसको हमने इस सारे चीज़ के इक्वल कर लिया जो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने पहला डेरिवेटिव लेना है u के रिस्पेक्टिव से, और इंटेग्रल पहला लेना है u से और दूसरा v के अकॉर्डिंग। सिंपली क्या होगा कि हमारे पास जो v वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस के साथ हैं चूँकि, तो हम उसको अलग कर देंगे और हम एक u वाली अलग कर लेंगे और v वाले इंटेग्रल को अलग कर लेंगे। हमारे 2 इंटेग्रल सॉल्व हो सकते हैं इस तरह। जब भी हमारी कोई भी चीज़ प्लस हो रही होती है तो हम उसको सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। हमें चूँकि ज़रूरत जिस जगह पे जिस चीज़ की होती है हम उसी को लेंगे, क्योंकि जब हम v को लेके चलेंगे du के साथ तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़ीरो देगा, क्योंकि du के अकॉर्डिंग वो v वाला कांस्टेंट आ रहा होगा और कांस्टेंट का इंटेग्रल ज़ीरो होता है। कांस्टेंट के साथ उसका इंटेग्रल वैल्यू वो जो है मैटर नहीं करता, हम उसको वैसे ही बाहर लिख देते हैं। और अगर हम उसको बाहर लिखें तो ये हमारा जो कांस्टेंट है उसी के साथ वो आ जाता है। डेरिवेटिव जो होता है वो कांस्टेंट का ज़ीरो होता है। मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर गई, आई एम सॉरी। अच्छा, उसके आगे फिर हम v वाला अलग से लिख लेंगे, हमें एक्चुअली चाहिए ये वाला कांस्टेंट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली अपनी गॉसियन इक्वेशन अप्लाई की है। ठीक है, गॉसियन इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया है। हमारे पास जो h² हमने पीछे एज्यूम किया था या कहने सपोज़ किया था, उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी एक को साइड पर लेके जाने के बाद। जब उसकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज़्यादा जो एक पसंद की जाने वाली फॉर्म है वो ये वाली है। तो ये हमारी सिंपल सी एक इंटीग्रेशन थी जो पीछे रह गई थी बतानी। तो इसके साथ ही मेरा पार्ट A कंप्लीट हो गया है। आई होप इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी के क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपको इजीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम हो किसी में भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।